हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन SSC 2022 की सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन अपन कर रहे थे, मैं आपको 9 मार्च और 10 मार्च की सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूं। और आज अपन 13 मार्च की जो सेकंड शिफ्ट है, जो कि अब तक की सबसे हार्ड शिफ्ट है, उसके सारे के सारे 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आज अपन हल करने वाले हैं। ठीक है। और उन क्वेश्चनों को एग्जाम में किस तरह अटेंड करना होता है और किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना होता है, कितनी आसानी से हल करके, किस ट्रिक से हल करके तुरंत आगे बढ़ना होता है, ये सारे तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है। तो आज का वीडियो काफी खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब तक के सबसे हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और उनको अपन काफी आसानी से हल करने वाले हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो 13 मार्च है, इसकी जो सेकंड शिफ्ट है, इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन यहाँ पर हल करेंगे। तो अपन यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपने पास, यहाँ बोल रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है और इसके केंद्र पर एक चाप द्वारा बना कोण 150 डिग्री है, तो संगत चाप की लंबाई कितनी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर अपने को संगत चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है L बराबर 2 पाई R थीटा अपॉन 360 होता है। चाप की लंबाई एक्चुअली होती क्या है? ये होगा अपने पास एक सर्किल होगा। मान लो यहां से यहां तक कोई दो बिंदु A और B, ये होगा अपने पास चाप। और इस केंद्र से यहाँ पर इस चाप से इस केंद्र पर जो कोण बनाया गया है, ये कितना है? यहाँ पर 150 डिग्री का है। तो अपने से पूछ क्या रहा है? जो ये A से जो B तक का जो ये चाप है, इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है। तो यही पूछ रहा है। ये वाला चाप, ये एक्चुअली ये चाप होता है, तो इसी की लंबाई अपने से पूछ रहा है। तो अपन यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर ये मान रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना दे रखा है यहाँ पर? 42 सेंटीमीटर। ठीक है। थीटा कितना है यहाँ पर? 150 दे रखा है अपॉन 360। 0 से 0, 3 से 5 बार, 3 से 12 बार। ठीक है। 7 एकम 7, 7 चिंग 42, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर? 22 और 5 बचेगा। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 पंजो 110 हो जाएगी। तो इसका मतलब जो ये चाप है, इसकी लंबाई आ गई अपने पास 110 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। बस आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले को याद रखना है, ताकि आप जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बिना डायग्राम बनाए इस फॉर्मूले में मान रख के सीधा तुरंत हल करके आगे बढ़ सकें। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ बोल रहा है कि 6,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 20% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया, तो 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पूछ रहा है अपने से। तो जब भी अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, तो अपन क्या करते हैं, जो दर होती है इसको आधा कर देते हैं। तो यहाँ पर दर 20% है, तो आधी कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। और टाइम यहाँ पर क्या दे रखा है? 6 महीने दे रखा है। तो 6 महीने की अपने पास 3 सर्किल बनेगी। इसका मतलब अर्धवार्षिक रूप से पूछ जाए तो 6 महीने की 3 सर्किल बन जाएगी यहाँ पर। तो टाइम हो जाएगा अपने पास 3 हो जाएगा। ठीक है। 3 सर्किल बनेगी। तो अब अपन यहाँ क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हल करने के लिए रेशियो मेथड अपनाते हैं। रेशियो मेथड में अपन क्या करते हैं, यहाँ क्या दे रखा है? 10% दे रखा है। तो 10% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है? 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको रेशियो में बदलेंगे तो 10 से 11 हो रहा है। 10% बढ़ रहा है, तो मतलब यहाँ पर 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर टाइम क्या दे रखा है? 3 बढ़ रहा है, 3 है यहाँ पर 3 सर्किल बन रही है। इसका मतलब अपन यहाँ क्या करेंगे, 10 का क्यूब कर देंगे और यहाँ पर इसका 11 का क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर ये तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 1000, और ये कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा इसका क्यूब। ठीक है। और अपने पास यहाँ पर पूछ क्या रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। 6000 की वैल्यू अपने पास दे रखा है, जो कि कितनी यहाँ पर 1000 की वैल्यू दे रखा है, 6000 दे रखा है। ठीक है। तो 1000 की वैल्यू तो अपने पास कितनी हो गई? 6000। और पूछ क्या रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, जो कि कितना है पर 331 आ रहा है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपन निकाल लेंगे। 3 0 से 3 0, 6 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 6 18 का 8, हासिल का 1, 18 कितना हो गया? 19 हो गया। तो अपने पास 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है अर्धवार्षिक रूप से? ये आ रहा है 1986, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है।
तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। आपको ये रेशियो मेथड याद रखना है ताकि आप जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से हल करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट चलें। तो यहाँ पर अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये है क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ बोल रहा है कि a प्लस बी बराबर -5 है, ए बी बराबर 6 है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। तो ऐसे अलजेब्रा के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को अपन दो तरीके से हल करते हैं। एक तो वैल्यू पुटिंग से हल करते हैं जो कि काफी आसान होता है, और एक अपन फॉर्मूले की मदद से करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये सारी वैल्यू रख के अपन आसानी से आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दोनों तरीका बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में कैसे करना है, वो वैल्यू पुटिंग से करना है। और वैल्यू कैसे पुट करना है, अपने को a और b का योग कितना होना चाहिए, -5। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, a बराबर -3 मान लेंगे और b बराबर अपन क्या मान लेंगे, -2 मान लेंगे। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। इन दोनों को गुणा किया तो कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर a की वैल्यू -3, b की वैल्यू -2 रख देंगे तो a का क्यूब कितना हो जाएगा, मतलब -3 का क्यूब हो जाएगा, -27 हो जाएगा। और -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है तो ये कितना आ रहा है, -35 आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे वैल्यू पुटिंग वाला मेथड जिससे अपन काफी आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा मेथड आता है अपने पास फॉर्मूले से। इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे, अपने को यहाँ पर a का क्यूब माने b का क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है। तो वो क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर a प्लस b होता है, और a प्लस b का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर, और माइनस का 3ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब का। इसके अंदर ये मान रख देते हैं, a प्लस b बराबर कितना दे रखा है, -5 दे रखा है। यहाँ पर a प्लस b -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ए बी कितना है, यहाँ पर 6 दे रखा है, तो 6 या 18, तो ये कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो कितना आ रहा है, -5, और यहाँ पर 25 में से 18 गया तो कितना बचा, 7 बचा। तो 5 7 35, तो ये कितना आ रहा है, -35 आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर भी यही आ रहा था, और यहाँ पर अपने पास आंसर में भी -35 ही दे रखा है। तो यही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको। ये फॉर्मूला आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CPO हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर आपको इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको CGL प्री के 7 शिफ्टों के क्वेश्चन भी करवाए थे, उसके अंदर भी इस फॉर्मूले पर भर क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे वो CGL मेंस का हो, उसके अंदर भी इस फॉर्मूले पर मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहा है कि यदि sin 2 थीटा बराबर √3/2 है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू, साइन के मान के अंदर √3/2 कब आता है, जब अपने पास थीटा 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 थीटा की वैल्यू 60 हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, tan 30 क्या होता है, 1/√3 हो जाता है। तो अपने पास tan 30 का मान 1/√3 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि एक दूध व्यापारी 50 रुपए प्रति लीटर की दर पर 30 लीटर दूध खरीदता है और उसमें 20 लीटर पानी मिला देता है। ठीक है, यदि वह मिश्रण को 48 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग के अंदर क्या कर रहा है, ये 30 लीटर खरीद रहा है, 30 लीटर दूध को 50 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीद रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए देगा, यहाँ पर 50 रुपए प्रति लीटर की दर से 30 लीटर खरीद रहा है, तो यह यहाँ पर 30 लीटर 1500 रुपए के अंदर खरीदेगा ये। ठीक है, अब इसके अंदर 20 लीटर पानी मिला रहा है, तो टोटल यहाँ पर दूध का मिश्रण कितना हो जाएगा, 50 लीटर हो जाएगा। और इस 50 लीटर को ये क्या कर रहा है, 48 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 0 का 0, 5 8 40 का 0, हासिल का
कितना हो जाएगा 4, 5 का 20 है 4, कितना हो गया 24। तो ये क्या कर रहा है 2400 के अंदर बेच रहा है। अब 1500 में खरीदा 2400 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पर 900 का हो रहा है। कितने पर होगा 1500 पर, इनटू 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3/5 इंटू 100 किया तो कितना आता है यहाँ पर 60% आता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, और इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। आया समझ? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6। और इस प्रकार का जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपन क्या करेंगे, जो डायग्राम के नीचे वाले जो लाइन होती है वही अपना मेन क्वेश्चन होता है। ठीक है, और जो ऊपर लाइन होती है उसको आप पे ध्यान उस पर आपको ध्यान नहीं देना, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। बस आपको मेन क्वेश्चन पर फोकस रखना है एग्जाम के अंदर, ताकि आपका कम से कम टाइम के अंदर क्वेश्चन हल हो सके। ठीक है, तो जैसे यहाँ बोल रहा है P1 बोल रहा है सभी 5 कंपनियों की बाइक की कुल बिक्री कितनी होगी। तो बाइक क्या है यहाँ पर व्हाइट वाला, तो इन सब को जोड़ देंगे अपन 50 और 75, 75 यहाँ कितना हो जाएगा 125 जोड़ा 200, 200 में 150 जोड़ा तो 350, 350 में 200 जोड़ा तो 550 हो गया। तो यहाँ पर P1 तो कितना आ गया 550 आ गया। और P2 क्या बोल रहा है सभी 5 कंपनियों की कारों की कुल बिक्री। तो कार क्या है यहाँ पर डार्क वाला है, तो इनको जोड़ देंगे 300, 375, 375 में 25 जोड़ा 400, 400, 550, 550 और ये 250 जोड़ा तो 800 और 200 जोड़ा तो ये हो गया 1000। तो P2 कितना आ गया अपने पास 1000 आ गया। अपने से पूछ क्या रहा है P2 माइनस P1, तो 1000 में से 550 गया तो कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा 450 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 450, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कम से कम में टाइम में करने के लिए सीधा मेन क्वेश्चन पर फोकस करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ बोल रहा है ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है। यहाँ जब अपन नीचे देखते हैं तो यहाँ पर अपने पास इनके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है, जो दर्शाया गया है इसके बाद से हमेशा अपना क्वेश्चन शुरू होता है। इस लाइन के बाद जहाँ पे दर्शाया गया है इसके बाद जो लाइन होती है वहां से अपना क्वेश्चन शुरू होता है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी इसके बाद ही शुरू हुआ था, यहाँ भी यही दे रखा है दर्शाया गया, इसके बाद ये लाइन दे रखा है, तो इससे अपने पास क्वेश्चन शुरू हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर भी अपने पास दर्शाया गया है, इसके बाद ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है। और यहाँ बोल रहा है यदि एक दिन में कुल 1000 केजी सब्जियां बेची गई तो बेचे गए टमाटरों का कुल मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो जब अपन यहाँ देखेंगे टमाटर कितना है 40%, तो यहाँ पर बेच कितना रहा है 1000 केजी बेच रहा है, टमाटर 40% है, तो 1000 का 40% कितना हो जाएगा सीधा 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर टमाटर का कितना मूल्य हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो सीधा इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बोल रहा है कि वस्तु ए पर 20% बट्टा वस्तु बी पर 15% बट्टे के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर बट्टे का मतलब है डिस्काउंट। और आगे बोल रहा है वस्तु ए और बी के अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, वस्तु ए पर 20% जो बट्टा है जो डिस्काउंट है वो वस्तु बी पर 15% डिस्काउंट के बराबर है। ठीक है, डिस्काउंट किस पर देते हैं अपन अंकित मूल्य पर देते हैं। तो ए और बी अपने पास क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया। तो इसको अपन काटा 3 बार, ये कितनी बार 4 बार कट रहा है। तो ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे, इसको अपन ए के नीचे लाएंगे और इसको अपन बी के नीचे ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो अपने पास यहाँ पर ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा 3:4 हो जाएगा इस प्रकार, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे भी रखा है। ठीक है, तो ए और बी क्या थे अपने पास अंकित मूल्य था और इनका रेशियो कितना आ रहा है 3:4 आ रहा है। तो इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहां बोल रहा है कि जितिन का आयु, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज एकदम ट्रिकी है, तो आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, जैसे यहां बोल रहा है कि जितिन की आयु आज से 3 वर्ष पश्चात, जितिन की आयु यहाँ पे कोमा लग रहा है, ध्यान से देखना है ना। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात जितिन की वर्तमान आयु और 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु के औसत से 2 गुनी होगी। ठीक है,
तो 5 वर्ष पूर्व जितिन की आयु क्या होगी। तो अपने से ये पूछ रहा है कि अपन मान लेते हैं यहाँ पर जो जितिन की वर्तमान आयु उसको अपन x से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, जो 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु होगी, मतलब 3 वर्ष पश्चात क्या होगी, x प्लस 3 होगी। प्रेजेंट अपन ने x माना तो 3 वर्ष पश्चात हो जाएगी x प्लस 3। तो 3 वर्ष पश्चात जो आयु होगी वो क्या होगी, जितिन की जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी, x, और 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु, 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु के औसत, मतलब यहाँ पर इनका औसत क्या हो जाएगा, एक तो वर्तमान आयु और 8 वर्ष पूर्व इसकी आयु का औसत हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और औसत से 2 गुना, औसत से 2 गुना होगी, क्या होगी, जो x प्लस मतलब 3 वर्ष बाद की जो आयु होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट और 8 वर्ष पहले का औसत का 2 गुना के बराबर होगी। ये बोल रहा है यहाँ पर बेसिकली। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अगर समझ में आ गई तो ये आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, और बाकी बाद में इसको काफी सिंप्लीफाई करके काफी आसानी से हल कर लेंगे। 2 से 2 काटा, यहाँ कितना हो गया, 2x माइनस का 8 बराबर x प्लस 3 हो रहा है, ठीक है। x को इधर लाएंगे कितना बचेगा, x बचेगा, 8 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो x की प्रेजेंट आयु कितनी हो गई, 11 वर्ष हो गई। पूछ क्या रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5 निकालना है अपने को, तो ये क्या हो जाएगा, 11 माइनस 5 कितना है यहाँ पर, 6 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहा है कि एक्स वाई जेड 3 संभाव त्रिभुज हैं, एक्स और वाई के क्षेत्रफल का योग जेड के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। एक्स और वाई की भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। जेड की भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने पास दे रखा है कि जो एक्स का क्षेत्रफल और वाई का क्षेत्रफल है ये जेड के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। और तीनों क्या है अपने पास, इक्विवेलेंट ट्राइंगल है। तो तीनों का इक्विवेलेंट ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पर, 6। इसकी भुजा कितनी है, 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4। ए कितना है यहाँ पर, इसकी भुजा कितनी है, 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर √3/4 इसकी भुजा को अपन a मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपन √3/4 कॉमन ले लेंगे, तो √3/4 कॉमन लिया, 36 और 64 को जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ पर √3/4 a स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे तो ये कट जाएगा, अपने पास बचेगा क्या, a स्क्वायर बराबर 100 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10 हो जाएगी, ठीक है। और अपने पास पूछ क्या रहा है, जेड की भुजा क्या होगी, जेड की भुजा अपन ने क्या माना, a माना, तो a बराबर 10 हो गया, तो इसका आंसर हो गया अपने पास 10 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं आपको काफी अच्छे और काफी इजी मेथड से आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं, ताकि इन फ्यूचर जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप काफी आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे तरीके लाता रहता हूं, ताकि क्वेश्चन को कितना आसान बना सकूं वो मेरी ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोल रहा है कि 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो 15 से विभाज्य है, ठीक है। तो 3 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी होगी, 3 अंकों की संख्याएं 100 से लेकर 999 तक की सारी संख्याएं 3 अंकों की संख्याएं होती है। तो अपने को इनके अंदर से 15 से जो डिविजिबल है उनका योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के अंदर जो सबसे छोटी संख्या होगी जो 15 से डिविजिबल होगी वो क्या होगी, 105 होगी, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाली होगी वो क्या होगी, वो निकाल लेंगे अपन। जो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 999 होती है। इसके अंदर 15 का भाग देके देख लेंगे, तो 9 6 90 बचा कितना, यहाँ पर 9 बच गया, 9 6 90 बचा कितना, 9। तो इस 9 को हटा देंगे तो अपन लास्ट में क्या लेंगे, 990 ही लेंगे, क्योंकि इसके अंदर 15 का भाग जा रहा है। तो इनके बीच की संख्याएं होगी अपने पास वो निकालना है, ठीक है। उन्हीं का योग ज्ञात करना है अपने को।
तो योग ज्ञात करने के लिए अपने पास पहले इनके बीच कितनी संख्याएं हैं वो भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनके बीच की संख्याएं निकालेंगे, कितनी संख्याएं होगी। ठीक है, तो संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, जो लास्ट की संख्या है वो हो जाएगी an हो जाएगी। a क्या है यहाँ पर, जो पहली संख्या है वो a हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर n माइनस 1 और d क्या है, d अपने पास जो 15 दे रखा है ये अपने पास 15 होता है, जिसे सार अंतर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू निकाल लेंगे। 15 को इधर 105 को इधर भेजा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से 105 घटाए तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया तो 5, ये हो जाएगा 8, और ये 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, n माइनस 1 इंटू 15। ठीक है, 15 को इससे काटा तो 15 5 75 बचा, कितना यहाँ पर 13 बच गया, 15 नाम 135, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 59 हो गई। तो यहां से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, तो n की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 60 हो गई। अब अपन क्या करेंगे, जब अपने पास यहां पर इनके बीच कितनी संख्याएं हो गई, ये 60 संख्याएं हो गई, इन 60 संख्याओं का योग अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर योग वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस l होता है, ये योग का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग का। ठीक है, तो अपन निकाल लेंगे, n कितना है यहाँ पर अपने पास 60 है, तो 60/2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। a कितना है यहाँ पर 105 है। l कितना है यहाँ पर, l लास्ट की संख्या होती है जो कि कितनी है, 990 है। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है, ये 5, ये आ रहा है 9, और ये कितना है 10 इंटू 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है, 5 3 15 हासिल का 1 27 1 28, और ये कितना आ रहा है 3 32,850 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब जो 3 अंकों की जो 15 से डिविजिबल जो संख्या है उनका योग कितना आ रहा है, 32,850 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है। तो इस पर आपको टिक मार के आगे बढ़ जाना था। ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप सीधा डायरेक्ट ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। जो ऑप्शन 15 से डिविजिबल होगा वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 से डिविजिबल के लिए अपन क्या करेंगे, वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से डिविजिबल तो ये सारे ही है, 5 से डिविजिबल का मतलब लास्ट का अंक या तो 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं 5 से डिविजिबल हैं। तो 3 से डिविजिबल करके देख लेते हैं, क्या 3 से डिविजिबल है क्या, ये 5 5 2 10 8 18, तो इनका योग 18 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी अपन चेक करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ बोल रहा है कि 4x² प्लस 9y² प्लस 12xy अपॉन 144 का मान क्या होगा। यहाँ अपने पास इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन होल स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। कैसे, यहाँ क्या बन रहा है, 2x प्लस 3y अपॉन ये जी 12 का हो रहा है तो 12 हो गया, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर, इसको अपन होल स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 12 का भाग दिया तो यहाँ क्या होगा, x अपॉन 6 हो जाएगा, इधर 12 का भाग दिया तो y अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या है, होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो जब अपन यहाँ पर ये वाली टर्म आती है तो अपन ऑप्शन चेक करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन अपने पास यही आ रहा है, तो इतना करके अपने पास आंसर आ जाता है। तो आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है जिसमें आपका आंसर आ जाता है, और आप इस प्रकार करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट चल रहे हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोल रहा है कि एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, इसकी जीवा 10 सेंटीमीटर है, इस जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, यहाँ बोल रहा है कि एक सर्किल है और यहाँ पर एक जीवा है AB, जिसकी लंबाई दे रखा है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके व्यास क्या है, 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल बन रहा है। तो इक्विवेलेंट ट्रायंगल बन रहा है, तो अपन जानते हैं कि इक्विवेलेंट ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर भी कितना का कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और अपने से पूछ भी क्या रहा है, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये भी अपने पास कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो प्रत्येक इक्विवेलेंट ट्रायंगल होता है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ बोल रहा है कि एक घनाकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 स्क्वायर सेंटीमीटर है। घनाकार बक्से के अंदर रखी जा सकने वाली छड़ी की लंबाई जो कि अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि एक घनाकार कोई बॉक्स है, ये होगा अपने पास एक घनाकार बॉक्स होगा। ठीक है, और इसके अंदर बोल रहा है कि जो सबसे लंबी जो छड़ी होगी वो क्या होगी, वो इसका विकर्ण होगा जो कि यहां से लेकर यहां तक होता है। ठीक है, इसका जो विकर्ण होगा घनाभ का वही क्या होगा, सबसे लंबा होता है। तो इसके विकर्ण के रूप में जो छड़ी होगी वो सबसे लंबी होगी। तो अपने को यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर अपने को एक्चुअली विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो विकर्ण अपने को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, विकर्ण क्या होता है एक्चुअली एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका अंडर क्या होता है, विकर्ण होता है। तो अपने को यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, अपने पास दे रखा है इन तीनों का योग दे रखा है, एल प्लस बी प्लस एच बराबर कितना दे रखा है, इनका योग दे रखा है 20 और इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है जो कि क्या होता है 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसकी वैल्यू दे रखा है अपने पास 256। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, ये निकालने के लिए अपन एक फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला, इसके स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और प्लस 2 गुणा ये हो जाता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है इसका स्क्वायर वाला। ठीक है, 3 संख्याओं को स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, ये चीज आप याद रखें। ठीक है, यहाँ पर अपन इस फॉर्मूले के अंदर ये मान रख देंगे। इसकी वैल्यू अपने पास क्या दे रखा है, 20 दे रखा है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू अपने पास दे रखा है, ये कितना दे रखा है 256। ठीक है, अब इस 256 को इधर ले आएंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर 144 बचेगा। तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 144 आ गई। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, 144 का अंडर निकालना है जो कि अपने पास क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण कितना आ रहा है, यहाँ पर 12 आ रहा है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है। ठीक है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अपने पास जो ये विकर्ण आया जो कि सबसे लंबी भुजा होती है, इसकी जो सबसे लंबा विकर्ण होता है। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, सबसे लंबी छड़ी हो जाएगी जो कि विकर्ण के रूप में होगी और इसकी लंबाई हो गई अपने पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहां बोल रहा है कि और ये जो क्वेश्चन है ये अब तक की जितनी भी शिफ्टें हैं उन सब में सबसे काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये इस शिफ्ट का सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से हल करने की कोशिश करिए कि आप इस क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करिए और 1 मिनट के लिए इसको खुद से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि m बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, n बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है। तो m प्लस n m माइनस 1 का मान कितना होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अगर अपन इस क्वेश्चन को हल करने के लिए थीटा की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग कुछ ही मान सकते हैं, जो थीटा की वैल्यू अपने अनुसार आसान होती है वो मानेंगे। ठीक है, तो टेन थीटा, तो यहाँ पर 10 दे रखा है, 10 की सबसे आसान वैल्यू क्या होती है, 45 होती है। 10 45 पर कितना हो जाए, 1 हो जाता है। थीटा की वैल्यू अपन यहाँ पर 45 मानेंगे। तो m बराबर कितना हो जाएगा, सेक 45 कितना होता है, √2 होता है और 10 45 क्या होता है, 1 होता है। तो m बराबर हो जाएगा √2 माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार n बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक 45 कितना हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा और कोट 45 कितना होता है, ये 1 होता है। तो यहाँ से m और n की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ से इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पर क्या आ रहा है अपने पास, यहाँ पर आ रहा है माइनस का n हो जाएगा। तो ये टर्म अपने पास इसको सिंप्लीफाई करने पर आ रही है। तो m और n के मान अपन यहाँ रख देंगे
ठीक है। तो m बराबर तो क्या है, √2 माइनस का 1 है, ठीक है, ठीक है, और प्लस m और n इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर m और n इनका मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस n की वैल्यू क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो माइनस का ये क्या हो जाएगा, √2 और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस √2 से माइनस का √2 कट जाएगा, माइनस 1 से प्लस का 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो काफी आसानी से अपन ऐसे क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। बस वैल्यू पुटिंग का जो मेथड होता है वो आपके माइंड के अंदर क्लिक करना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। और वो कब क्लिक करेगा, जब आप ऐसे क्वेश्चंस की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हैं, तभी आपके माइंड के अंदर वैल्यू पुटिंग वाला मेथड क्लिक करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ बोल रहा है, ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, जो डायग्राम के नीचे लाइन दे रखा है वही अपना मेन क्वेश्चन होता है। यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन सही है, ये अपने से पूछ रहा है। तो यहाँ पहला कथन क्या बोल रहा है, ए द्वारा पी और क्यू में बेची गई पेंसिल की कुल संख्या। तो ए क्या है यहाँ पर, स्क्वायर वाला, तो ए पी और क्यू में, पी और क्यू, तो यहाँ पर कितना है, 150 और 140, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 290 हो जाएगा ये, ठीक है। और आगे बोल रहा है बी द्वारा एस और टी में बेची गई पेंसिल की कुल संख्या। बी क्या है, एस और टी, तो एस और टी क्या हो जाएगा, 130 और 125 कितना होता है, ये हो जाता है अपने पास 255 हो जाएगा, ठीक है। तो 255 यहाँ पर कितना बोल रहा है, अधिक बोल रहा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, 255 को नीचे लेंगे। तो ये कितना अधिक आ रहा है अपने से, काट के देख लें, 5 से कट रहा है, 5 25, और यहाँ पर कितना बचा, 4 बच गया, 5 8 40, और यहाँ पर 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। कितना ज्यादा है ये अपने पास 7 ज्यादा है, अपॉन 51% निकालने के बाद अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 700 के अंदर 51 का भाग दिया तो 70 में 51 गया, एक बार बचेगा कितना, 19, 190 हो जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा, ठीक है। तो 13% के लगभग आ रहा है, जबकि अपने पास दे क्या रहेगा, 31% अधिक प्रतिशत अधिक है, जबकि यहाँ 13% अधिक आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, अपने पास असत्य हो गया, मतलब ये कथन सही नहीं है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, बी द्वारा क्यू और आर में बेची गई पेंसिल की संख्या। तो बी क्या है, गोल वाला, तो क्यू और आर क्या होगा, 110 और 160, तो कितना होगा ये, 270 होगा ये, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, ए द्वारा पी और टी में बेची गई पेंसिल की संख्या। तो ए द्वारा पी और टी में, ये पी हो गया और ये टी हो गया, तो ये कितना आ गया अपने पास, ये भी अपने पास 255 आ गया, ठीक है। तो इसको भी अपन 255 को नीचे लिख लेंगे। कुल परसेंटेज का, तो ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी काटा तो ये कितना आ रहा है, 5 25, बचा कितना, 2 5 का 20, ये कितनी बार कट रहा है, 5 25, 5 5, ये कितनी बार कट जाएगा, ये 18 बार, और ये कितनी बार, 17 बार, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 1800 बटा 17 आ रहा है, जो कि कितना आता है अपने पास, 17 एकम 17, बचा कितना यहाँ पर 1, भाग टूट की 0 लग जाएगी, 17 5 85, बचा कितना यहाँ पर 15 बच गया, और 17 पॉइंट लगी, ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 17 अंटे 136, बचा कितना यहाँ पर 14 बच जाएगा, ये 140 हो जाएगा, 17 अंटे 136। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 255 का 270 कितना है, 105.88% है, जो कि यहाँ पर 105.88% दे रखा है। तो इसका मतलब जो दूसरा कथन है ये वाला अपना सही हो जाएगा। और यहाँ जब अपन ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर केवल 4 में और केवल 2 ही दे रखा है, जो कि यहाँ पर केवल 2 वाला सही है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। ऐसा क्वेश्चन आपको थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, लास्ट में अटेंड करने की कोशिश करिएगा जब आपके पास टाइम बच जाता है। तो अगर आप पहले ऐसे क्वेश्चन को करने बैठ गए तो आपका काफी टाइम लग जाएगा, और बाद वाले आसान क्वेश्चन भी आपके छूट जाएंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है, लास्ट में करना होता है जब आपके पास टाइम बच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के अंदर ओ केंद्र वाला एक अंतःवृत्त खींचा जाता है और भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो अंतःवृत्त में नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ ये बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, इक्विवेलेंट ट्राइंगल, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके अंदर एक क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, ये हो गया अपने पास एक सर्किल हो गया जो कि अंतःवृत्त है। ठीक है, यहां बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो अंतःवृत्त के अंदर नहीं है। इसका मतलब अपने को ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, अपन यहाँ क्या करेंगे, जो ये पूरा ट्राइंगल है इसके क्षेत्रफल के अंदर से अगर अपन इस सर्किल का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने पास ओनली इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, बाहर वाले का। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, पहले तो ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ठीक है, इसमें से अपन इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये क्या है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई क्या होता है, इसको अपन 3.14 लिख लेंगे। ठीक है, आर कितना दे रखा है, आर यहाँ से निकाल लेंगे, आर बराबर क्या होता है a/2√3 होता है इन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर a कितना है 12/2/3 दे रखा है, तो 2 से इसको हटाया 6/√3 आ रहा है। तो 6/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36/3 हो जाए। इसको काटा यहाँ पर कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, तो अपन इन दोनों के अंदर से 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, इस √3 को भी अपन क्या करेंगे, इसका मान रख लेते हैं तो 1.73 और यहाँ पर कितना बचेगा 12 बचेगा, 12 से काटा तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना बचा 3.14 बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, और अब अपन इसको मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 3 7 21 का 1 हासिल का 2 3 2 5 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 5.19 में से 3.14 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 में से 5, ये 0, ये 2, तो 2.5 0.5 इंटू 12 किया तो कितना आ रहा है, ये 12×5 60, 12×2 24, तो 24.60 के लगभग यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पर जब अपन ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में 24.64 दे रखा है, तो ये अपना क्या आ रहा है, लगभग यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना होता है, आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना होता है और यहाँ पर ऑप्शन भी काफी दूर दूर है तो अपना राइट आंसर यही होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ बोल रहा है कि जितेंद्र और नरेंद्र की आय का जो अनुपात है 4:7 दे रखा है, उनके व्यय का अनुपात 6:5 दे रखा है। यदि जितेंद्र की आय 2800 और इनके बचत क्या दे रखा है 400 रुपए दे रखा है, तो नरेंद्र की बचत क्या हो गई ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, यहाँ बोल रहा है जितेंद्र, यहाँ होगा नरेंद्र, इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है 4:7 दे रखा है, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है यहाँ पर 6:5 दे रखा है, इनकी सेविंग क्या दे रखे है, जितेंद्र की सेविंग यहाँ पर 400 दे रखा है, इसकी सेविंग अपने को निकालना है। ठीक है, लेकिन अपने पास एक और चीज दे रखा है, जो जितेंद्र है इसकी आय दे रखा है। ठीक है, तो जितेंद्र की आय क्या दे रखा है यहाँ पर 2800 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 की वैल्यू अगर 2800 है तो 1 की वैल्यू 700 हो जाएगी, तो नरेंद्र की आय यहाँ से कितनी हो जाएगी 4900 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो जितेंद्र है इसकी सेविंग कितनी दे रखा है 400 दे रखा है। अभी 400 सेविंग कब आएगी, जब इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा 2400 इसका एक्सपेंडिचर होगा, तभी तो इसकी सेविंग 400 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 की वैल्यू 2400 दे रखा है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 400 हो जाएगी तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2000 हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपन नरेंद्र की सेविंग निकाल लेंगे, तो इसकी आय में से एक्सपेंडिचर गया तो कितना होगा यहाँ पर 2900 आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर नरेंद्र की क्या आ रही है सेविंग आ रही है, और अपने से पूछ भी ये रहा है कि नरेंद्र की बचत क्या होगी, यहाँ पर कितनी हो गई 2900 हो गई, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में 2900 दे रखा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न से ऐसे क्वेश्चन को हल करना होता है। इस पैटर्न को आप ध्यान रखें क्योंकि ऐसे पैटर्न पर इस प्रकार के क्वेश्चन मल्टीपल शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं, तो इसी पैटर्न से अगर आप हल करेंगे तो आपका क्वेश्चन काफी आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोल रहा है कि 3 संख्याएं पी क्यू आर दी गई हैं, पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है, क्यू का 20% आर के 10% के बराबर है।
तो आर पी से कितना प्रतिशत अधिक है ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां बोल रहा है जो पी का 30% है वो क्या है, क्यू के 15% के बराबर है। ठीक है, तो इसका अपन क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो ये कितनी 3 बार कट रहा है, ये 1 बार कट रहा है 15 से, ये 2 बार कट रहा है। तो P और Q का जो रेशियो है क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर आएगा तो ठीक है। इसी प्रकार यहां पर Q क्या है, Q का 20% R के कितने 10% के बराबर है, तो ये भी कट जाएगा। तो Q और R का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 इसके नीचे आ जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, Q और R का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया, ये 2, ये कितना आ रहा है, ये 1 होगा ये। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 दिना ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अपने से पूछ क्या रहा है, आर पी से कितना परसेंट अधिक है, ये क्या है आर है, ये पी से कितना अधिक है, ये 3 अधिक है, किससे, पी से। तो पी क्या आएगा, नीचे आएगा, परसेंट निकाल लेंगे तो कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 300% आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आर है ये पी से 300% अधिक है, ये अपने से पूछ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 300%। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चल है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहां बोल रहा है कि 3, 10, 20, 10, 45, 10, 70 का मान क्या होगा। ठीक है, तो 10, 20 और 10, 70 एक दूसरे के पूरक हैं, तो इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 10, 45 का मान 1 होता ही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 3 × 1 × 1 मतलब 3 हो जाएगा इसका मान, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21 और ये एलजेब्रा का ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर शिफ्ट के अंदर पूछा गया और सेम वैल्यू पर आपको मल्टीपल शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर जिसने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली होगी तो वो तो उसको क्वेश्चन को हल करने की जरूरत भी नहीं थी, वो सीधा क्वेश्चन को देखते ही इस ऑप्शन पर टिक मार के आगे बढ़ सकता है। वो कैसे, आपको यहाँ पर एक चीज का पता होना चाहिए, जब भी अपन हाई पावर से कम पावर में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, जो इसके अंदर 2 जोड़कर उसका अंडर ले लेते हैं। तो यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अंदर 2 जोड़कर अंडर लिया तो 9 का अंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x + 1/x की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर यहाँ पर अपने को माइनस में जाना होता तो इसके अंदर 2 घटाते कितना होता, 5 होता। तो अंडर 5 क्या होता है, x - 1/x का मान हो जाता। ठीक है, यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू हो गई 3। अपने से पूछ क्या रहा है, क्यूब पूछ रहा है, तो x का क्यूब + 1/x का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 × a कितना है, 3 है। तो ये कितना हो गया, 27 माइनस ये कितना है, 9। तो कितना आता है, ये 18 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको वर्बली ही हल करना होता है, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं होती एग्जाम में। ठीक है, आप वर्बली हल कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, और वो कब होगा, जब आप मल्टीपल टाइम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सेम वैल्यू पर पूछा जाता है और इसका आंसर हमेशा 18 आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहां बोल रहा है, ये भी एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है और यहाँ अपन क्या करेंगे, जो नीचे लाइन दे रखा है ये अपना मेन क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब हानि बोल रहा है कि किसके अंदर सबसे ज्यादा हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ जब अपन डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर अपने को ज्यादा हानि लग रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, 1000 पर 300 की हानि हो रही है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपना ये तो क्या है कॉस्ट प्राइस और ये क्या है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब हानि हो रही है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हानि हो रही है, इसका मतलब ये सबसे आगे होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 200 की हानि हो रही है 700 पर, तो इसके बाद एन आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 100 की हानि हो रही है किस पर, 600 पर, तो इसके बाद एल आएगा। और यहाँ पर 50 की हानि हो रही है 800 पर, लास्ट में क्या आएगा, एम आएगा। सबसे कम हानि यहाँ पर होगी। और जब अपन यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर ओ में सबसे ज्यादा हानि हो रही है, फिर एन के अंदर हो रही है, फिर एल के अंदर हो रही है और फिर एम के अंदर हो रही है। तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार चेक करके आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, चलते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23 और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑफ को हल करते हैं। तो ऑफ को हल किया तो 25% ऑफ 720, तो 720 का 25% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसमें 4 का भाग देके निकाल लेंगे सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तो 4 का भाग दिया तो 180 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या दे रखा है, फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में जाएंगे, इसको अपन इस वाले ऑफ कॉल करेंगे। तो 15% ऑफ 300, 300 का 15% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 हो जाएगा, जो कि माइनस का होगा, ठीक है। अब ये वाला ऑफ हल करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 11 से इसको काटा 3, 25 को इसको काटा 4, 4 बचेगा, 3 चौक 12, तो यहाँ पर कितना आ गया, 12 आ गया। और यहाँ पर क्या ऑफ दे रखा है, तो इसको अपन सबसे पहले यहाँ पर भाग कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ कितना आ रहा है, हाँ इसको कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 19 30 57, 3 आ गया, 3 को 3 से काटा, बचा कितना, 1। 1 को अपन क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो अब इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया 192 माइनस 45, तो यहाँ कितना आ रहा है, ये 7 हो जाएगा। 12 में से 5 गया 7 और 8 में से 4 गया तो 4, 147 आ रहा है। तो इस पूरे का मान कितना आ रहा है, 147 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे भी रखा है। तो यही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको इसको हल करने के लिए आपको बोर्ड मास के रूल पता होना चाहिए कि सबसे पहले अपन क्या हल करते हैं, ठीक है, और किस प्रकार हल करते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24 और यहाँ बोल रहा है कि पी एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, क्यों उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तीनों मिलकर उस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो पी यहाँ पर 5 घंटे लगा रहा है भरने में, क्यू यहाँ पर 10 घंटे लगा रहा है भरने में, और जो आर है यहाँ पर क्या कर रहा है, 20 घंटे में यहाँ पर खाली करने में लगा रहा है, ठीक है। तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 20, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्यू की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी और आर की एफिशिएंसी यहाँ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जो कि माइनस की होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर खाली कर रही है। तो यहाँ पर इनका टोटल कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, 5 हो जाएगी। तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही, 5 आ गई। इनको भरना कितना है, यहाँ पर 20 भरना है और तीनों मिलकर 5 की एफिशिएंसी से 20 भरना है। तो यहाँ पर इसको टाइम कितना लगेगा, 5 की एफिशिएंसी से इसको लग जाएंगे आज 4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 25 और ये बोट एंड स्ट्रीम का काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर यहाँ बोल रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो 8:3 है और नाव धारा के अनुकूल 24 मिनट में 22 किलोमीटर सफर तय करती है। तो नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। अपने पास यहाँ क्या दे रखा है, नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो दे रखा है। यहाँ पर ये क्या हो गया, 8:3 हो गया, ठीक है। इसको अपन 8p और 3p मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कॉल करने में आसानी रहेगी। अपने यहाँ क्या बोल रहे हैं, धारा के अनुकूल 24 मिनट में 22 किलोमीटर जा रहा है। तो धारा के अनुकूल 22 किलोमीटर अनुकूल जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इनकी स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो ये क्या होगी, इनकी स्पीड जुड़ जाएगी तो क्या आएगी, यहाँ पर 11p आएगी, ठीक है। और यहाँ पर कितना 24 मिनट लग रही है, 24 मिनट को अपन घंटे में बदलने के 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 12 से कट रहा है, ये 2 बार, ये 5 बार कट रहा है, ये कितनी बार, 1 बार, और ये 11 बार, 11 से 11 कट जाएगा और इसको इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 55 हो जाएगी। यहाँ पर किसकी वैल्यू, p की वैल्यू 11 पंजो कितना आ रहा है, यहाँ पर 55 आ रहा है, 5 आएगा यहाँ पर p की वैल्यू। क्यों, 11 से 11 कट गया तो यहाँ पर ओनली बचा गया 5 बच गया, ठीक है। इस 11 से 11 कट गया तो p बराबर 5 हो गया। तो यहाँ पर इस बोट की जो स्पीड है ये क्या हो जाएगी, 8 पंजे 40 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर धारा की जो गति है ये कितनी हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी, ठीक है। अब अपने से पूछ क्या रहा है, 50 किलोमीटर प्रतिकूल दिशा में, तो 50 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहा है, इसका मतलब इनकी जो स्पीड है
वो उनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना है यहाँ पर 25 किलोमीटर दे रखा है प्रति घंटा, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 50 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर इसको 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, पूछ भी क्या रहा है अपने पास, समय पूछ रहा है, समय कितना आ रहा है 2 घंटे आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इक्वेशन करना था और ये अपना क्या होगा, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, वो एकदम बिल्कुल फ्री हैं, और मैं आपके लिए एकदम पेड कंटेंट जैसा यहाँ पर पेड जितना कंटेंट ला रहा हूँ, ताकि ऐसा जो कंटेंट है पेड क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, और मैं आपके लिए यहाँ पर एकदम बिल्कुल फ्री, वो भी काफी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है, ये एकदम बिल्कुल फ्री ला रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको रेड बटन को दबा देना है जो कि राइट कॉर्नर पर है। उसको दबाने के कोई भी पैसा नहीं लगता, वो एकदम बिल्कुल फ्री है। उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, ताकि हम इसी प्रकार कंटिन्यू आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रयास करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।